हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है, एक नई प्रॉब्लम के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉब्लम नीट के पुराने पेपर में 2019 की ये पेपर है। और ये तो जो क्वेश्चन लिया गया है वो इंटरफेरेंस जो हमारा टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस हमारा फिनोमिना है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये प्रॉब्लम ली गई है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट का है या इंटर के एग्जाम है या और कोई भी कॉम्पिटिशन्स हैं, तो वहां पर ये इस फील्ड से, इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल ना छोड़ें। इस टॉपिक को, इंटरफेरेंस जो है, ये वाला टॉपिक जरूर यहाँ से करके जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। और क्वेश्चन क्या है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ and the distance of the screen from the coherent source is double, then fringe width becomes। क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को दोनों भाषाओं में हमें पढ़ना चाहिए। और अगर कहीं हमें कंफ्यूजन है तो इंग्लिश वर्जन पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन का ही मान्य वहां पर होता है। तो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये। और यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो हमें इसका थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए। अगर हमें थोड़ा आइडिया है इसका तो हम बड़ा आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। यंग डबल स्लिट क्या है कि एक सोर्स इसके अंदर होता है, और इस सोर्स से जो हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो एक, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से जनरेट यहाँ पर होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स जो नियरली सिंगल वेवलेंथ अगर वो हो, तो ये एक सोर्स यहाँ पर होता है। और इसके आगे दो पिन होल होते हैं, या हम कहें कि दो स्लिट होती हैं यहाँ पर, जहां से ये प्रकाश फिर से यहाँ से आगे बढ़ेगा, और यहाँ से भी प्रकाश आगे बढ़ता है। तो ये यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मैं बात बता रहा हूँ। और इन दो होल यानी कि दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो स्मॉल डी इसमें मान के चलते हैं, स्मॉल डी। तो ये स्मॉल डी यहाँ पर इनका बीच का सेपरेशन ये हुआ। और एक यहाँ पर स्लिट से आगे एक स्क्रीन यहाँ पर लेते हैं, जहां पर ये जो लाइट यहाँ से, कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट यहाँ से निकलेगी, इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा। और इंटरफेरेंस के बाद स्क्रीन पर हमें कुछ ऐसे यहाँ पर बने हुए स्पॉट हमें मिलेंगे कि कहीं पर तो ये डार्क होंगे, ये डार्क रीजन है। और कहीं पर ये ब्राइट रीजन है, कहीं पर ये डार्क रीजन है, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क। इस तरह के रीजन हमें मिलते हैं। यानी कि जो यहाँ पर लाइट आई थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कहीं पे तो डार्कनेस आ गई, यानी कि कम चमक वाली जगह थी कहीं पर तो, और कहीं थी ज्यादा चमक वाली जगह जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा थी। तो ये जो ज्यादा चमक वाली है, कम चमक वाली है, इन्हीं को हम फ्रिंजेस कहते हैं। और इन फ्रिंज के बीच की जो ये चौड़ाई होती है, मान लिया दो डार्क ले लें या यहाँ से दो ब्राइट ले लें, तो इनके बीच की जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, उसी को हम फ्रिंज विड्थ यहाँ पर कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि और जो स्लिट और यहाँ से जो बीच के डिस्टेंस है पर्दे तक की, वो कैपिटल डी हम यहाँ पर मानते हैं। और डब्ल्यू इसकी फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पर होती है। तो ये जो कैपिटल डी है, ये जितना डिस्टेंस दूर होगी, तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं। तो ये है कैपिटल डब्ल्यू इजिकल टू जो फ्रिंज विड्थ होती है। इसमें फ्रिंज विड्थ क्या होती है कि दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन यहाँ पर होता है फ्रिंज विड्थ। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है? ये है, ये दो स्लिट और यहाँ पर जो पर्दा है उसके बीच की डिस्टेंस है। और जो स्मॉल डी है वो इन दो स्लिट के बीच का सेपरेशन है। और जो लैम्डा है, जो यहाँ पर लाइट हम यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मान मींस सिंगल, नियरली सिंगल वेवलेंथ यहाँ पर हो। परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक तो बनाना आसान नहीं है, लेकिन हाँ नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जैसे लेजर बीम होती है या और कोई भी होती है, नियरली मोनोक्रोमेटिक हम उसको कहते हैं। तो ये उसकी वेवलेंथ यहाँ पर होती है। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पर हमारे पास है। हम इसने कहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, यदि इनके बीच का ये जो सेपरेशन है, ये डी हमने इसको माना गया था, अगर इसको हाफ कर दें, हाफ मींस अगर डी बाई टू कर दें, और अगर इनके बीच का जो स्लिट और पर्दे के बीच की है,
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल। जो स्क्रीन है इसकी ये डबल कर दें, डबल मीन्स 2D कर दें, ये डबल कर दिया। तब उसने कहा है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के तरीके से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर स्लिट जितनी पास पास होंगी, जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, यानी कि दूर दूर फ्रिंज का पैटर्न हमें मिलता चला जाएगा। यानी कि शार्प हमें पता चलेगा कि ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है। यानी कि अच्छा पैटर्न लेने के लिए इंटरफेरेंस में हमें जो हमारी यहाँ पर स्लिट के बीच का सेपरेशन है वो कम से कम रहना चाहिए। जितना कम होगा उतनी फ्रिंज की विड्थ हमें चौड़ी मिलेगी। दूसरी चीज, ये जो स्लिट है और पर्दे के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर कैपिटल डी, ये पर्दा जितना स्लिट से दूर होगा उतने ही हमारी फ्रिंज बड़ी बड़ी और साफ हमें दिखाई देंगी, फ्रिंज की चौड़ाई भी वहां से बढ़ती है। जैसे कि इस फॉर्मूले से पता है कि जो फ्रिंज विड्थ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब क्या है, इस स्लिट यहाँ पर और स्किन के बीच का यहाँ पर सेपरेशन है, और ये जितना ज्यादा होगा फ्रिंज की विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी। और स्मॉल डी क्या है, ये यहाँ पर ये है, जितनी ये कम होगी फ्रिंज विड्थ उतनी ज्यादा होगी। तो अब देख लेते हैं कि उसने क्वेश्चन के हिसाब से उसने कहा कि अगर यहाँ पर ये द डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, अगर ये इसको 2D कर दें, यानी कि कैपिटल डी की जगह अगर यहाँ पर 2D कर दें, तो नई जो फ्रिंज विड्थ होगी उसको ऐसा मान लेते हैं। तो ये तो 2D कर दें, वेवलेंथ को तो उसने कुछ चेंज कहा ही नहीं है। और उसने ये कहा है कि अगर इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज आधा कर दिया जाए, अगर इसको हम यहाँ से स्मॉल डी बाई 2 इसको आधा कर दें तो क्या होगा, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, और पूरा फॉर्मूला ऐसा ही बन जाएगा। यानी कि ये 4 और जो पहले इसकी फ्रिंज हुई थी W, ये उसके बराबर यहाँ पर इसके आ जाएगी। यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो उस हिसाब से आंसर क्या आता है हमारा, ये तीसरा आंसर इसमें बन जाता है। तो इस तरह से, और अगर हमें ये इतना कॉन्सेप्ट पता है, अगर इसने इसी के बीच क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया तो हम उसको भी आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हल करने वाला भी नहीं है, देखते ही बता सकते हैं। अगर हमारा दिमाग में थोड़ा सा ये फॉर्मूला दिमाग में होता होगा तो हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती है, सीधा 4 टाइम्स हम उसको आंसर दे सकते हैं। तो ये आज के इसमें मुझे डिस्कस करना था। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और अगली वीडियो के अंदर मैं एक और नई प्रॉब्लम, कुछ अच्छी प्रॉब्लम होगी जो नीट के एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और पुराने एग्जाम से ली गई होगी। तो आज इतने रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।